अब देखो, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में आज हमारा अंतिम पार्ट जो है वो हम करने वाले हैं, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पे चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है ना दिनेश जी, शक्तियों पे चर्चा करेंगे। उन शक्तियों में हमने कल चर्चा की थी मूल क्षेत्राधिकार, उन शक्तियों में हमने चर्चा क्या की थी, मूल क्षेत्राधिकार, जिसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो मिलेगा अनुच्छेद 331 में, ठीक है ना, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार, वॉइस ओके है या नहीं है उसका जवाब दे दो, हाँ ना में जवाब दो, वॉइस की क्लियरिटी का जवाब दे दो। किसी एक बच्चे की हो सकता है फोन में इशू हो जाता है, बाकी सबकी वॉइस सबको अच्छे से क्लियर है ना, डन। चलो, मूल क्षेत्राधिकार कहां मिलेगा, 331 में, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार ये कहता है बच्चों कि आपके यहां ऐसे कार्य या ऐसे विवाद, ध्यान रखो, सुनो एक बार, मैं इसको रिवाइज कर रही हूं, ऐसे विवाद जिनके ऊपर या जिनका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, ऐसे विवाद जिनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, कोई और इस विवाद का निपटारा नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसे विवाद क्या थे, यदि दो राज्यों में कोई विवाद हो जाए तो, या फिर केंद्र व राज्य या राज्यों में विवाद हो जाए, केंद्र वर्सेस राज्य, या फिर हमने पढ़ा था केंद्र प्लस राज्य हो और उनकी लड़ाई हो किन्हीं अन्य राज्यों के साथ में, ठीक है ना, ठीक है। देखो, मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 331 में जो यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय ही इन 3 विवादों पर काम करेगा, कोई दूसरा न्यायालय इन विवादों पर काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर दो राज्य के बीच में, ठीक है, अगर दो राज्य के बीच में दो राज्य के बीच में अगर विवाद हो तो, ठीक है, और केंद्र वर्सेस राज्य, मतलब केंद्र और राज्य का विवाद हो। दूसरी अगला पॉइंट क्या था, केंद्र और राज्य तो एक साथ हो, मान लो हरियाणा, यूपी और आपकी केंद्र सरकार, ये तो एक तरफ हो, और मान लो हरियाणा राजस्थान, ये एक तरफ हो। अगर ऐसे विवाद होंगे तो ये विवाद मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे, और इन्हीं विवादों में कुछ अपवाद मैंने कल आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, सही लिखा है, इन्हीं विवादों में मैंने आपसे कल कुछ डिस्कस किया था। अगर वित्तीय मामले हो, वित्तीय आयोग से संबंधित मामले हो तो नहीं होगा। अगर राज्य केंद्र से नुकसान की भरपाई मांग रही है, भाई मेरे को नुकसान हुआ, भरपाई दो केंद्र, तब हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो अपवाद स्वरूप बताए थे, ठीक है ना। अब आगे देखो, दूसरा वाला जो दूसरा था वो बिंदु क्या था, आप कह सकते हैं रिट या न्यायाधीश, रिट या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, रिट या आप कह सकते हो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 32 में। कहां मिलेगा, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। अब देखो, रिट न्यायाधीश क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 में जो ये कहता है, ठीक है, जो क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कि 32, अरे बच्चों 132 नहीं है संदीप जी, वेद पवन जी 132 नहीं है, वो केवल 32 है। प्लीज मूल अधिकारों की थोड़ी सी यहाँ चर्चा करनी है, प्लीज थोड़ा सा सही करो, केवल 32 है, 32, ठीक है। मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचार पढ़ते हैं ना हम लोग, 5 प्रकार की रिट, उसका उल्लेख है बच्चों, यहाँ केवल 32 है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आर्टिकल 32, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इस पॉइंट में, इस बिंदु में क्या कहा गया, रिट या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसमें अगर आपके यहां किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन मूल अधिकारों के हनन होने से या उनकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बिल्कुल 5 प्रकार की जो रिट जारी करेगा वो अनुच्छेद 32, और वो रिट जारी करना ही उसका कौन सी शक्ति हो गई,
रिट क्षेत्राधिकार या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, शाम को प्रश्नों का सिलसिला चलता ही है अपना, उसी में आपको मैं एक प्रश्न अभी डिस्कस कर लेती हूं। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की गई, यह उसका कौन सा क्षेत्राधिकार था? न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की गई, ठीक है, प्रतिषेध रिट जारी की गई, यह न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? ठीक है, कौन सा क्षेत्राधिकार है? पहला मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, तीसरा सलाहकार क्षेत्राधिकार, चौथा न्यायिक समीक्षा। तो जवाब यहां क्या होगा? तो अब आपको यहां जवाब क्या देना है? दो, क्या जवाब दोगे? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, जो रिट है, ठीक है, जो रिट है, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, या आप कह सकते हो रिट क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब चले, इन दो की तो चर्चा अपन ने कल कर ली थी ना, अब समझते हैं तीसरा। अब तीसरे वाले जो इसके बारे में प्रश्न था, बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, रीड नहीं है, वो रिट है, ठीक है। रिट जो है कल अपन ने पढ़ी थी 5 टाइप, कौन सी थी? मैंने टाइप भी समझाई थी आप लोगों को, अभी केवल मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट में ही समझाया है। अब देखो अगला, तीसरी शक्ति, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण है, समझनी है क्या? अभिलेख न्यायालय, बताओ, अभिलेख न्यायालय, आप इसे कह सकते हो अभिलेखा क्षेत्राधिकार, आप इसे क्या कह सकते हो? अभिलेखा क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129, अभिलेखा क्षेत्राधिकार या अभिलेख न्यायालय, ठीक है ना। अब देखो, अरे इसे इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हो? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हो। अब बात आती है इसकी, तो अभिलेख न्यायालय दो बातों पर गौर करता है। यह अभिलेख न्यायालय जो है वो दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को दर्शाता है, दो बड़ी ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को दर्शाता है, जिसमें सबसे पहली बात अभिलेखा न्यायालय में क्या कही गई समझना। अभिलेख इस शब्द से क्लियर हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्लियर हो गया, रिकॉर्ड मतलब न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय है हम उन्हें संभाल कर रख सकते हैं, एक रिकॉर्ड की तरह हम उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम जो निर्णय दे दिया उसको क्यों संभाल के रखेंगे? उन निर्णयों को, या कह सकते हैं वो जो डिसीजंस है, उन डिसीजंस का, उन निर्णयों का अनुसरण किया जा सकता है अगर वो अनुसरण करने योग्य है। मतलब उन निर्णयों को आगे कभी, उन डिसीजंस को आगे कभी एक रेफरेंस के तौर पर काम में लिया जा सकता है। कल्पना जी पॉइंट समझे? पॉइंट एल शास्त्री जी पॉइंट को समझे? हाँ ना में जवाब दो। अभिलेखा क्षेत्राधिकार को समझे? ठीक है, तो देखो करुणा जी पॉइंट को समझो, मैं क्या समझाना चाह रही हूं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में पहला बिंदु क्या कहता है? ठीक है, पहला बिंदु ये कहता है, आज सबूत के रूप में नहीं, वेद प्रकाश जी सबूत नहीं होते, सबूत एक अलग शब्द हो गया, इसे हम काम में नहीं ले सकते, आप इसे यूं कह सकते हो, ठीक है। वैसे देखो केस कभी भी सेम नहीं होते हैं, केस में हमेशा कोई ना कोई परिस्थितियां, व्यक्ति, सिचुएशन अलग अलग होती है, पर एक हम रेफरेंस के तौर पर काम में ले सकते हैं कि भाई पिछली बार ऐसा ऐसा कुछ निर्णय हुआ था तो इस बार हम उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो अभिलेख का मतलब होता है न्यायालय में दिए गए जो आप कह सकते हैं जो निर्णय है, जो डिसीजंस है, उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर रखा जा सकता है, जिनका अगर वो योग्य है तो उनका अनुसरण किया जा सकता है, उन्हें मिसाल के तौर पर काम में लिया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर काम में लिया जा सकता है। तो सोनू एक बार पॉइंट को फिर समझो। न्यायालय में जो निर्णय होते हैं ना, कोई भी कितना भी बड़ा निर्णय हो, कोई भी छोटा निर्णय हो, बिल्कुल साक्षी शब्द काम में ले सकते हो। वेद जी एकदम सही शब्द आपने काम में लिया। समझो, मैं इसको समझाती हूँ, एक बार और देख लो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बिल्कुल तेज प्रताप जी आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको तो पता होगा, अगर कभी किसी लॉयर के, किसी वकील के घर पे जाए, इतनी सारी किताबें, इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब उनके पास होते हैं।
ठीक है। तो आपके यहाँ जब सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है, कोई डिसीजन देता है, तो उस डिसीजन में क्या क्या उसने डिसीजन दिए हैं। अब जो केशवानंद भारती एक बड़ा विवाद था, उस केशवानंद भारती में कुछ निर्णय आए हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, तो उन निर्णयों को संभाल कर रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। सोनू जी समझ में आया? रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जा सकता है। आगे इन भविष्य में कभी काम में आए, अगर आगे भविष्य में कभी काम में आए तो हम उन्हें काम में ले सकते हैं एज एक साक्ष्य के रूप में, रेफरेंस के तौर पर। ठीक है ना? ठीक है। सोनू जी समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये तो पहला पॉइंट है, अब इसको घबराने की जरूरत नहीं है। अभिलेख का मतलब होता है कुछ लिखकर रिकॉर्ड संभाल के रखना। ठीक है, लिख कर रखना, संभाल के रखना। और वॉइस चेक करो, रिकॉर्ड को संभाल के रखना सिंपल सा है। शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल है। अब बात आती है इसकी, जो पहला अर्थ है वो हर बच्चे को पता है, इस नाम से साफ जाहिर हो रहा है, परंतु जो दूसरा पॉइंट है ना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये नाम से दर्शाया नहीं जा रहा है, समझना। अगर कोई न्यायालय की अवमानना करे, अगर कोई न्यायालय की अवमानना करे, अगर कोई न्यायालय का अपमान करे, अगर कोई न्यायालय की अवमानना करे, अगर कोई न्यायालय का अपमान करे, उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। नहीं लॉकडाउन जी, टेक्निकल टीम जो है वो सही कह रही है, वॉइस सही आ रही है, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वॉइस ठीक है। देखो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए जिनको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज। देखो, अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है या न्यायालय का अपमान करता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब देखो, जैसे कि होता है ना, अगर घर में पिताजी है, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो पिताजी जो है वो आपको दंडित कर सकते हैं, पीट सकते हैं। सबने खाई भी होगी पिटाई तो। ठीक है। अब न्यायालय की अवमानना या अपमान करने पर दंडित किया जाएगा, बताओ कौन से क्षेत्राधिकार में? अब बताओ उसमें ऑप्शन क्या आता है? पहला ऑप्शन मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा ऑप्शन अभिलेखा क्षेत्राधिकार, तीसरा ऑप्शन दंडित क्षेत्राधिकार और चौथा ऑप्शन सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब पता है क्या होता है, जब बच्चा शब्द देखता है दंड तो वहां ऑप्शन में जाता है दंडित, जो कि गलत है, जो कि पूरी तरह से गलत है। दंड दिया जाएगा अगर न्यायालय की अवमानना या अपमान है और दंड दिया जाएगा, अवमानना अपमान पर दंड दिया जाएगा तो वो कहलाएगा अभिलेख न्यायालय या अभिलेखा क्षेत्राधिकार। समझ में आया मनोज जी, सोनू, रवि? इनपुट आउटपुट, एल शास्त्री जी, पॉइंट क्लियर? तो तीसरी शक्ति थी अपनी अभिलेख न्यायालय। शायद कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा भी था, मैम अभिलेख न्यायालय समझा दो बस। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो देखो, पॉइंट अगर तुम्हें क्लियर हो जाए ना तो जवाब दिया करो समझ आ गया, समझ आ गया, तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर सामने बैठे होते तो मैं आंखों में देखकर पता लगा लेती कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरे बच्चों को, पर अब आप मेरे आंखों के सामने नहीं हो तो आपके द्वारा जो लिखी गई कन्वर्सेशन है उससे मुझे पता चल जाता है कि आप जो है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, दंड वाली बात समझ में आ गई सबको, मुझे पता है ये पॉइंट तो समझ में आना ही था, पनिशमेंट तो सबको पता ही है। अब देखें, बात करते हैं हमारी चौथी शक्ति का। ठीक है, हम बात करेंगे हमारी चौथी शक्ति का, जो बात कर रहा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। आप इसको परामर्शी भी कह सकते हो बच्चों, परामर्शीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार इसे कह सकते हो, परामर्शीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, परामर्शीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद बताना जरा। 143, बिल्कुल सही मुकेश जी, अनुच्छेद 143। अब आपको बता दूं, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आया है, रिट में पूछा, आपके अन्य भर्ती है उनमें अनुच्छेद भी पूछा है, इसके प्रावधान भी पूछे हैं बच्चों। अब इस पॉइंट को ध्यान से अच्छे से समझना,
ठीक है, इसको बड़े अच्छे से ढंग से और थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगी मैं, निश्चिंत रहो। अनुच्छेद 143 जो परामर्शीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करता है, बिल्कुल। अब समझो, परामर्शीय क्षेत्राधिकार में हम सबको एक बात पता है, सबको पता है, जिसको नहीं पता सुन लो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगता है। कोई भी अगर राष्ट्रपति को किसी परामर्श की आवश्यकता हो, किसी सलाह की आवश्यकता हो, किसी परामर्श की या किसी सलाह की आवश्यकता हो, ठीक है, परामर्श या सलाह की आवश्यकता हो, तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, सलाहकार क्षेत्राधिकार में आएगा। किस में आएगा? सलाहकार क्षेत्राधिकार या परामर्शीय क्षेत्राधिकार में। ये तो सबको पता है। अब मैं तुम्हें जो दो बातें बताने जा रही हूं ना, उसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। और रिट के बच्चे तो बहुत ज्यादा फोकस हो जाओ, पटवारी है या कोई रिट है, ठीक है ना। कांस्टेबल वाला बच्चा मस्त रहो, ठीक है ना। कांस्टेबल वाला जो बच्चा वो थोड़ा मस्त रहो। देखो, परामर्शीय क्षेत्राधिकार में एक होगा सार्वजनिक हित, या आप कह सकते हो लोक हित के मामले। देखो, एक तो होंगे कैसे मामले जिसमें जनता का भला हो, जनता संबंधी कोई बातचीत हो, ठीक है ना। परंतु दूसरा एक मुद्दा होता है स्वतंत्रता से पूर्व संधि व समझौते। अब ध्यान देना, अब बात पर अच्छे से ध्यान देना, सुनो, गौर से सुनो। प्रमोद कुमार ध्यान से सुनो, ठीक है। प्रमोद जी ध्यान से सुनना, रवि जी, एल शास्त्री जी और भी सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक तो मुद्दा होता है सार्वजनिक हित, लोक हित, अन्य कोई सार्वजनिक महत्वपूर्ण मुद्दे हो, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो। दूसरा होता है स्वतंत्रता से पहले, मतलब आजादी से पहले अगर कोई संधि समझौता हुआ है और उस संधि समझौते के ऊपर कोई विवाद हुआ हो, ठीक है, कोई संधि समझौता हुआ हो या संधि समझौते से संबंधित कोई विवाद हुआ हो, उससे संबंधित, ठीक है। तो ये दो पॉइंट दिमाग में क्लियर हुए, हाँ या ना में जवाब दो। अब ये दोनों क्लियर हुए तो अब बात अब समझना गौर से, ठीक है। राष्ट्रपति इस पर परामर्श मांगेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेगा, ठीक है ना। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगी, यहां ध्यान रखना, एरो को समझना, परामर्श मांगी। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मना कर सकता है परामर्श के लिए कि भाई मेरे को नहीं पता, मना कर दे। और अगर मान लो इसने परामर्श दी, भाई या तो देगा ही नहीं, और अगर दी तो यहां राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता, ये आप सबको पता है, मुझे पता है, सबका पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। राष्ट्रपति सार्वजनिक हित या लोक हित के मामले पर जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता, मर्जी है तो परामर्श दे, नहीं है तो न दे। अब बात समझना, अगर परामर्श दी तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब बातें इस पर, वेद जी अभी अभी बात सुनो, पूरी तसल्ली से सुनो। अब बात आती है स्वतंत्रता से पूर्व संधि व समझौतों की। आजादी से पहले अगर कोई संधि या कोई समझौता हो रखा है और उस पर आज विवाद खड़ा हो गया, आजादी से पहले कोई संधि समझौता हुआ है और उस पर आज विवाद खड़ा हो गया, आज विवाद खड़ा हो गया तो क्या होगा समझना। वही राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सीधी सी बात है, परामर्श मांगेगा। अब बात समझना, अब गौर करना बात को। अगर संधि समझौते से संबंधित मुद्दा है तो मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य होगा, मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देनी पड़ेगी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देनी पड़ेगी। अगली बात, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। बात को गौर करना, अगर संधि समझौते से संबंधित कोई मुद्दा है तो राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा,
मुख्य न्यायाधीश परामर्श देगा, बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर? ठीक है, क्या ये दोनों बिंदु मैं आपको क्लियरली समझा पाई? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो, तब तक मैं एक क्वेश्चन बताती हूं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास वाले बच्चे ना लगभग शाम को नहीं मिलते हैं मुझे, गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। अब ये पंकज है, विजय है, ये ज्योति जी है, ठीक है, सुभाष मूंग भी नहीं थे कल तो, शायद बहुत कम बच्चे मुझे मिलते हैं। बिल्कुल ममता शर्मा जी। अच्छा, आज कुछ चीजें हैं, रिट का अगर कोई बच्चा है तो रिट की साइको की क्लास आज परिचय चलेगा, केवल इंट्रोडक्शन होगा 5 बजे। साइको की क्लास का इंट्रोडक्शन 5 बजे चलेगा और 6 बजे रिट एसएसटी का टॉपिक चलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो बच्चा अभी जुड़ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, अभी ध्यान रखना। अब मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि हाँ, प्रश्न जो है वो ये है, सर्वोच्च न्यायालय सॉरी प्रश्न ये है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ली गई। अब बताओ, परामर्श बाध्य है या नहीं है? सिंपल एक लाइन लिखी हुई आई, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से ली गई, तो मुख्य न्यायाधीश देने के लिए बाध्य है या नहीं? हाँ ना में जवाब दो, बाध्य होगा या नहीं? 2 नंबर वाला दोनों बिल्कुल दिनेश जी समझाती हूं मैं पॉइंट को। अब पॉइंट को समझना, बिल्कुल बाध्य नहीं है जब तक एग्जामिनर ये नहीं लिखता, जब तक एग्जामिनर ये है नहीं लिखेगा। ममता ध्यान से सुनना, जब तक एग्जामिनर ये नहीं लिखेगा कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान से पूर्व संधि समझौते के विवाद पर परामर्श मांगी गई, क्या न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य है, वहां आपको जवाब देना है बाध्य है। पर अगर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब संधि समझौते के बारे में नहीं लिखा हुआ, तब तुम्हें जवाब क्या देना है? बाध्य नहीं है। बच्चों पॉइंट पर प्लीज फोकस करना, पिछली बार रिट के बच्चों ने इस पॉइंट को गलत किया था, ठीक है। और जो अदर एग्जाम्स है उसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम आपने तो दोनों समझा दिए, दोनों में से टिक कौन सा करना है। अगर एग्जाम में लिखा हो संधि समझौते से संबंधित प्रश्न हो, तब करेंगे बाध्य है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जवाब क्या होगा? बाध्य नहीं होता। बिल्कुल वेद भवन जी है, उन्होंने पॉइंट को एकदम सही पकड़ा। साधारण या सामान्य रूप में देखा जाए तो बाध्य नहीं होगा। समझ में आ गए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। चलें फिर, ये सलाहकार जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सलाहकार का जो बिंदु था वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे चले। अब देखो, एक शक्ति का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? कौन सी है ये वैसे? छठी है क्या या पांचवी है? पांचवी है। पुनरावलोकन, पुनर्विचार नाम सुना है क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनराविचार नाम सुना होगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनराविचार, इन शब्दों को अगर सुना है तो मयंक जी ध्यान रखो, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 337। बिल्कुल मुझे पता है, सबने सुना है, मुझे पता है। मेरे पास में बहुत होशियार बच्चे हैं जो संविधान का बहुत हद तक ज्ञान रखते हैं, इसलिए मुझे आपको समझाना बड़ा ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को संविधान का ज्ञान है, मुझे पता है। देखो, पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार, पुनरावलोकन, जो शब्द या कह सकते हैं जिसके बारे में जो अनुच्छेद व्याख्या करता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? 137, 107, मतलब 137, ठीक है। 137 एक सिंपल सी बात कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों को खुद के जो निर्णय है उन पर पुनः विचार कर सकता है। अब आप पूछोगे, मान लो मैंने ये कहा कि
मान लो मैंने कोई भी निर्णय दिया कि अब एक काम करेंगे, सभी बच्चों को साथ में लिखवाना शुरू करेंगे। मैंने क्या विचार दिया कि मैंने निर्णय दे दिया कि सब बच्चे लिखो। अब मुझे ये पता चला कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, तो लिखवाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और 5 दिन बाद में मैंने सोचा कि लिखवाना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने ही निर्णय पर फिर विचार किया, और अपने ही निर्णय पर फिर विचार करके मैंने क्या कहा कि नहीं नहीं बच्चों, अब आज से आप सब लोग जो है वो केवल मुझे सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए मेरे पॉइंट को? मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि सर्वोच्च न्यायालय खुद के द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ने लिया है, खुद ने, ठीक है, खुद ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को वो जब चाहे तब बदल सकता है, उस पर पुनः विचार कर सकता है। आगे समझ में विशाल जी, संदीप जी? न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विचार, यह आपकी 5वीं शक्ति थी। चलिए अगली शक्ति के पास में। अब जो 6ठी शक्ति है ना, मुझे कंफर्म है आपको इसको मुझे थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से समझाना पड़ेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अच्छा हाँ, कल थोड़ा सा एक मैंने मिस्टेक कर दी थी, 137 लिखवा दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगी। वो 136 है, 137 में क्या, मैंने कल अपीलीय क्षेत्राधिकार में 137 लिख दिया था, ठीक है ना? ठीक है, तो ये 132 से आपको मिल जाएगा लगभग 100, आप अगर मुख्य रूप में देखें तो लगभग 132 से, मुख्य रूप में तो 34 तक ही काम में आता है। मुख्य रूप में देखा जाए तो 34 तक ही काम में आएगा, यहां तक ही ध्यान रखो, ठीक है? अब समझो राहुल जी, कल्पना जी, समझना, अपीलीय क्षेत्राधिकार, इस नाम, ये नाम सबने सुना है, ठीक है? इसको आप 34 तक कर सकते हो, 34 तक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं अभी समझा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? मुझे बस 1 मिनट देना तुम लोग, अभी समझा दूंगी पॉइंट को। अब देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब अपील करना। ये आप सीधा सा क्या कहोगे अनु, क्या कहोगे? अपील करना। अगर मैं आपसे बात करूं तो, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अपील करना अपीलीय क्षेत्राधिकार, अब अपील करना अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, बात को समझना। जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, इसने कोई डिसीजन दिया, व्यक्ति असंतुष्ट हो गया, उसने अपील कहाँ की? हाई कोर्ट में की। फिर हाई कोर्ट से असंतुष्ट व्यक्ति कहाँ गया? सर्वोच्च न्यायालय में। तो हाई कोर्ट में कोई निर्णय हो चुका है, कोई निर्णय क्या हो चुका है? कोई निर्णय हो चुका है, उस निर्णय को पुनः सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया, मतलब वापस जो है उसी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में रखा। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब उसे रखा जाएगा तो हम कहेंगे उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब समझ गए? जब कोई विवाद अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है तो वो कहलाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिस पर किसी ना किसी, या कह सकते हैं जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय दिया हो, ठीक है? बिल्कुल, असंतुष्ट होने के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, ठीक है रुचिका जी, भवानी जी? अब देखें, आगे देखना, अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है उसमें आपका जो अनुच्छेद 132 है, जो अनुच्छेद 132 है वो 3 बड़ी महत्वपूर्ण अपीलों की बात करता है। अब देखना, अपील भी कितने तरह की हो सकती है। एक पहली है संवैधानिक अपील, यह हो सकता है कोई संवैधानिक मामला हो, कोई संविधान से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला हो, ठीक है? मुझे पता है आप चौथी कौन सी बता रहे हो, वेद भवन जी, आप चौथी जो बता रहे हो मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, उसको ध्यान रखना। दूसरी कौन सी है? दीवानी। दूसरा कौन सा है? दीवानी मामले, ठीक है, या दीवानी अपील, इसको आप सिविल भी कह सकते हो, ठीक है? अगला आप इसे फौजदारी कह लो, चाहे आपराधिक कह लो, आपराधिक कह लो, चाहे आप इसे फौजदारी कह लो। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों एक बात को, ठीक है?
वॉइस आ रही है? देखो तीसरा कौन सा है? पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा अरे फौज से संबंधित नहीं है। फौजदारी का मतलब फौज से संबंधित कैसे हुआ? फौज से नहीं, आपराधिक जो मामले होते हैं ना, चोरी, डकैती, हत्या, ये आपराधिक है, ठीक है, तो ये आपराधिक है। और जो चौथा है ना, एक जो चौथा बता रहे वेद भवन जी, मैं उसको थोड़ा सा अलग से समझाने वाली थी, हालांकि आप चाहे तो इसी चौथे में भी जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। चौथा है विशेष याचिका, विशेष याचिका या विशेष अपील, ठीक है ना। अब देखो संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132, देखो अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक मामले, दीवानी और फौजदारी तीनों शब्द लिखे हैं अनुच्छेद 132 में। दीवानी अपील जो है उसके बारे में विस्तृत चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है? 133। और आपराधिक मामले में विस्तृत चर्चा करता है अनुच्छेद 134। बिल्कुल मनोज जी सही कह रहे हैं, विशेष स्पेशल विशेष याचिका वो है आपको अनुच्छेद 136। पॉइंट समझे? अनुच्छेद 132 में तीनों वर्णित मिलेंगे, शब्द तीनों लिखे हैं, ठीक है। वर्णन आपको जैसे संवैधानिक मामले यही लिख दिए 32 में, फिर दीवानी मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी अनुच्छेद 133 ने, ठीक है। और आपराधिक में अनुच्छेद 134 और विशेष याचिका, विशेष स्पेशल अपील जो आप कहते हो अनुच्छेद 136 में। क्या ये अनुच्छेद समझ में आए मेरे बच्चों? हाँ या ना में जवाब दो। याद भी करने हैं, आगे आने वाली एग्जाम्स में ऐसे अनुच्छेद पूछे जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो दीवान जी है 33 पे, ठीक है, दीवानगी है 3-3 पे, अगला दीवानगी है 3-3 पे, और फौजदारी है 34 पे, और विशेष याचिका 136 में, ठीक है। अब देखना संवैधानिक मामले, संवैधानिक अपील ये क्या होती है? संवैधानिक मामले, संवैधानिक अपील क्या होगी? नहीं प्राची जी, आर्टिकल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बट जैसे ये आर्टिकल क्या होता है कुछ बच्चों को पता, मैं अगर आपको कहूं 52 इंपॉर्टेंट है, 53 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब तो बच्चे सब पढ़ते हैं, सामान्यतः बच्चे पढ़ते भी और याद भी हो जाते हैं, परंतु ये अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चों को समझ में नहीं आता, याद नहीं होता या पता नहीं होता, ठीक है। तो यहां संवैधानिक अपील को समझो, संवैधानिक अपील में कैसी अपील होती है थोड़ा सा डिटेल में समझो, समझ में आ जाएगा, ये मैं कह सकती हूं। अगर समझना, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, कोई फैसला दिया, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया, कोई निर्णय दिया, ठीक है, कोई फैसला दिया, कोई निर्णय दिया, और उस फैसले में संविधान की व्याख्या की गई है, उस फैसले में यदि संविधान की व्याख्या की गई है, या फिर उस फैसले में संविधान पर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस मामले में संविधान पर प्रश्न उत्पन्न होते हो, एक तरह से यूं समझ लो, सिंपल सी बात समझो, उच्च मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, हाई कोर्ट ने क्या किया, कोई निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, और निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने क्या किया, कोई निर्णय दिया, और निर्णय देने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस संवैधानिक निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या उस निर्णय से कहीं ना कहीं संविधान पर कोई प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, या उस निर्णय में संविधान की व्याख्या सही नहीं की हुई, उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय स्वयं उस संविधान की व्याख्या करता है। पॉइंट समझे या नहीं समझे? सिंपल से एक लाइन समझ लो, जहां हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और वो संविधान से संबंधित निर्णय था, और उससे अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय पर आप जैसे अपील करते हो, अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है,
उस निर्णय को आप सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हो। अगर वो निर्णय, अगर वो अपील संविधान से जुड़ी है तो वो संवैधानिक है। हाँ ना में जवाब दो। मुझे केवल संजेश का ही ओके मिलता है, बाकी जैसे कि बाकी बच्चों का ओके नहीं मिलता है। तेज जी, बिल्कुल। अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन। सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय हो गए, अन्य सत्र न्यायालय हो गए, ठीक है ना। अधीन, अधीनस्थ का मतलब क्या है? अधीन, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो संविधान से संबंधित कोई मुद्दा जो है, संविधान से जो संबंधित मुद्दा है उसे हम संवैधानिक या संवैधानिक अपील में लाएंगे। दीवानी अपील, दीवानी अपील, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। ये हुई ना बात। सबके रिप्लाई आया, पता चला, समझ में आया है कुछ बच्चों को, सबको आ गया, धन्यवाद। दीवानी मामले अनुच्छेद 133, ये वो मामले होते हैं जो पैसे से संबंधित हो, जो लेन देन से संबंधित हो, ठीक है, जो तलाक से संबंधित हो, जो विवाह से संबंधित हो, जो बच्चे की कस्टडी से संबंधित हो, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आपका अभी तक इनमें से किसी से ही वास्ता नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जमीन से संबंधित हो, आपके कस्टडी से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, धोखाधड़ी से संबंधित हो, ठीक है ना, जबरदस्ती कब्जे से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, तो ऐसे जो विवाद होंगे वो कहलाएंगे दीवानी अपील, ठीक है। ऐसे विवाद जो है, मान लो कोई बच्चे की कस्टडी की बात चल रही थी, माँ कह रही है बच्चा मेरे पास रहेगा, पिता कह रहा है बच्चा मेरे पास रहेगा, माँ भी सक्षम कमाने में, पिता भी कमाने में सक्षम, ठीक है। अब उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को पिता के पास रखा जाएगा। अब माँ क्या हो गई? असंतुष्ट हो गई कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, पिता उसकी सही रूप में परवरिश नहीं कर सकता। उस माता जी ने अब अपील कहां करी? सुप्रीम कोर्ट में। माता जी कहां गई? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने दीवानी अपील फाइल की कि भाई मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। हाई कोर्ट द्वारा कस्टडी मेरे पति जी जो एक्स हस्बैंड थे उनको मिली है, तलाक हमारा हो चुका है। तो ये जो बात थी, ठीक है, ये जो उदाहरण था एक आपको समझाने का, उच्च न्यायालय में निर्णय हो गया, पिता को कस्टडी दे दी, मां असंतुष्ट हुई तो मां ने दीवानी अपील की। मां ने क्या की? दीवानी अपील की सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ या ना? हाँ महादेव जी, मुझे पता है आप सही कह रहे, उदाहरण दिया है मैंने, उदाहरण दिया है, ठीक है। आई समझ में? पॉइंट क्लियर यहां तक? आगे देखो, आपराधिक को समझना, जो फौजदारी मामले हैं। अब इस बात को अच्छे से समझना, फौजदारी मामलों में एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं मैं आपको। फौजदारी आपराधिक मामले वो मामले होंगे जो चोरी से, डकैती से, उनसे संबंधित होंगे। हाँ या ना? उनसे इन मतलब आपराधिक मामले जो होंगे चोरी से, डकैती से, उनसे होंगे। अब एक बात ध्यान रखो, ये जितनी भी अपील होती है ना, उन सभी अपीलों में हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करती है और उस प्रमाण पत्र से ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। अब फौजदारी जो मामले होंगे ना, चोरी के, डकैती के, जैसे कि मान लो किसी ने हत्या की, किसी ने क्या की? हत्या की। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? उस व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया। हाई कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित करके छोड़ दिया। अब जिसकी हत्या हुई है, मान लो जिसकी भी हत्या हुई है, उसके घर परिवार वालों को नहीं लगता, तो उन्होंने अपील कहां कर दी? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करेंगे तो प्रमाण पत्र जारी होता है। तो देखो, फौजदारी में कुछ ऐसे फौजदारी मामले होंगे जो प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अपील होगी, परंतु कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बिना प्रमाण पत्र जारी किए, भी आप उनकी अपील कर सकते हो। अब बात समझना, कौन से ऐसे मामले हैं जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं होता? कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर प्रमाण पत्र जो है वो जारी नहीं होता? समझो, मान लो जिला न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला न्यायालय किसी केस पर काम कर रहा है। जिला न्यायालय क्या कर रहा है? किसी केस पर काम कर रहा है, और जिला न्यायालय के उस केस पर काम करते करते ही बीच में हस्तक्षेप किया हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करके केस अपने पास रख लिया और खुद ने
उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। समझना क्या हुआ, समझना अंकित, समझो पॉइंट को, समझो, पढ़ो, देखो। जिला न्यायालय, समझना, जो जिला न्यायालय वो किसी केस पर काम कर रहा था। उच्च न्यायालय ने उससे वो केस ले लिया और लेने के बाद उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। तो यहां जिला न्यायालय को काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है ना, ये व्यक्ति बिना कोई प्रमाण पत्र जारी किए भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। आगे देखो दूसरा बिंदु, अगला देखो दूसरा बिंदु, जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त बाइज्जत बरी कर दिया। जिला न्यायालय के पास कोई फाइल गई और उन्होंने फ्री कर दिया कि तुम आजाद, कोई गलती नहीं की तुमने, माफ किया, मतलब माफ तो क्या गलती नहीं की। अब हाई कोर्ट के पास बात गई, हाई कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे गलती नहीं की, पूरी गलती इसी की है और इस व्यक्ति को दिया जाता है मृत्यु दंड। अब ये बात तो बहुत बड़ी हो गई। एक कोर्ट कह रहा है, मतलब जिला न्यायालय में कोई न्यायाधीश ऐसे थोड़ी ना होते, कम पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं, उन्हें भी ज्ञान होता है, कानून की परख वो भी रखते हैं। परंतु यहाँ उच्च न्यायालय में, सॉरी जिला न्यायालय में तो उसको दोष मुक्त करार दे दिया, ठीक है, दोष मुक्त करार दे दिया और उच्च न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दे दी। अब इन दोनों परिस्थिति में बिना प्रमाण पत्र जारी किए जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको एक बात और बता देती हूं, अब मैं आपको एक पॉइंट और समझा देती हूं। देखो, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 1970, ठीक है, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 1970। इसमें एक बात और जोड़ दी, एक बात और जोड़ी, गौर से करना। आपने गौर नहीं किया क्या, मैंने जो दोनों विवाद समझाए उन दोनों में एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है। इसका मतलब समझना, जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, ठीक है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ये कंडीशन है प्रमाण पत्र जारी किए बिना, ये कंडीशन है, मृत्यु दंड की बात है। परंतु अब देखना, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 370 में एक बात और जोड़ दी, ठीक है, एक बात और जोड़ दी। वो बात क्या जोड़ी है, वो बात क्या जोड़ी है, ध्यान देखो। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा हुई है, वह व्यक्ति भी, ध्यान से सुनो, उम्र कैद या 10 वर्षों से अधिक, उम्र कैद या 10 वर्षों से अधिक सजा हुई हो, वह व्यक्ति भी अपील कर सकता है बिना प्रमाण पत्र जारी किए। तो अब तीन बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तीन बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर क्या होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट किसी को मृत्यु दंड दे दे तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को 10 साल या उम्र कैद की सजा दे दे तो भी वो बिना प्रमाण पत्र जारी किए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पॉइंट क्लियर। मुझे हाना में जवाब चाहिए फटाफट, मुझे हाना में जवाब दो। जवाब दो। आगे चले। तो ये तीन मैं आपको विवाद जो है ये समझा चुकी हूं, क्लियर हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया, उसके लिए धन्यवाद। अब चौथी की बात कर लेते हैं, ये मैं आपको 7वें बिंदु में समझाने वाली हूं, ठीक है। चौथे की बात कर लेंगे। चौथे की बात क्या करेंगे,
चौथी थोड़ी ना, कौन सी शक्ति है अपनी? सातवीं है। देख लेना आप, विशेष याचिका। विशेष याचिका अनुच्छेद कौन सा है? 136, स्पेशल अपील। इसको आप क्या कह सकते हो? स्पेशल अपील। अब देखो, इस स्पेशल अपील में आपको क्या समझाने चाह रही हूं, समझो इसको। मतलब ये शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। मुझे लगता नहीं आपने इसका नाम सुना होगा क्या, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका नाम भी आपने सुना होगा क्या। अब ये शक्ति क्या है, क्यों है ये महत्वपूर्ण? ध्यान से समझना, मेरे पॉइंट को अच्छे से समझो। क्या कहना चाह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विवाद या किसी भी मामले पर अपील करने हेतु स्वयं अनुमति दे सकता है। समझो बात को। अब एक बात तुम्हें गौर करके समझनी है, अब एक बात तुम्हें गौर करके क्या समझनी है कि सर्वोच्च न्यायालय में आप जरूरी नहीं है कि सभी परिस्थितियों में अपील कर पाओ, सभी परिस्थितियों में अपील कर पाओ, ये कोई जरूरी नहीं है, पहला बिंदु। ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या होगा? दूसरा बिंदु क्या है कि आपके ऊपर कंडीशन लगी होती है, आपके ऊपर कंडीशन लगी होती है कि आप इन परिस्थितियों में अपील कर सकते हैं। महत्वपूर्ण आपका मुद्दा है, तो सर्वोच्च न्यायालय आपको खुद अनुमति देगा चलाकर कि आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उस पर कार्यवाही करेगा। ये उसकी महत्वपूर्ण शक्ति है, सविवेक शक्ति है। कैसी शक्ति है? महत्वपूर्ण शक्ति है, सविवेक शक्ति है। ठीक है। और यह शक्ति बहुत हद तक व्यापक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुद्दा, कोई भी मुद्दा आप सोचो, छोटे से लेकर बड़ा, कैसा भी मुद्दा हो, कैसा भी विवाद हो, ठीक है, कैसा भी मुद्दा हो और कैसा भी विवाद हो, उस पर अपनी स्वयं की अनुमति दे सकता है कि बिल्कुल आप अपील करो। वरना आप सामान्य, मैं आपको एक बात बताऊं, सामान्य तरह है ना, सामान्य रूप में देखा जाए तो आप अपील नहीं कर पाते। सर्वोच्च न्यायालय में हर कोई तो अपील ही नहीं कर पाता। तो यहां सर्वोच्च न्यायालय खुद स्वयं अपील करने की अनुमति, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपील करने की अनुमति देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपने नाम सुना होगा सैन्य अदालत। सैन्य न्यायालय मतलब सेना का न्यायालय अलग है, सैन्य न्यायालय सेना का न्यायालय अलग है। तो ये ध्यान रखना, सैन्य अदालत के मामले पर इजाजत नहीं देगा। सेना से मतलब एक पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखना, सैन्य जो मामले होंगे ना, सेना का मामला वो बिल्कुल अलग चलेगा। सेना का जो कोर्ट होगा वो बिल्कुल अलग चलेगा। अपने काम, अपनी कार्यवाही ये पूरी तरह से अलग खुद करेगा, खुद करेगा, सारे काम खुद स्वयं करेगा। ठीक है। तो सैन्य अदालत को लेकर विशेष याचिका नहीं दायर कर सकता या आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुमति नहीं दे सकता। यहां तक क्लियर? हाँ ना जवाब दो। ये शक्ति क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो, आठवीं जो मैं शक्ति आपको समझाने जा रही हूं वो क्या है? अन्य शक्तियां। अब मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों पे बात करूंगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां आपको क्या ध्यान रखनी है, समझो। पहली शक्ति में आपको ध्यान ये रखना है, पहली शक्ति में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली शक्ति ये कहती है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाए जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो विवाद हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अगला बिंदु देखो, अगला दूसरा पॉइंट, आपने सबने नाम तो सुना ही होगा ना बच्चों, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, सबने नाम सुना होगा, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों को, अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, परंतु अनुमति जो है या परामर्श जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से ली जाती है। अनुमति जो है वो
अनुमति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से ली जाती है। हटाएगा राष्ट्रपति, अनुमति किसकी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय की चाहिए। तीसरी शक्ति, सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपने फैसले पर जो उसने फैसला दिया है उस पर वह अड़िग रहे, उसे वह फैसला मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई बाध्यता नहीं है, इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है। वो अपने फैसले पर अड़िग रहे, यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां तक आपका पॉइंट भाई, ये शक्तियां कंप्लीट हुई। अब देखो, अच्छा एक बात और आप सबको पता होगी, जहां तक छोटी सी बात और सुन लो। अगर उच्च न्यायालय में कोई केस पेंडिंग चल रहा है, काफी टाइम तक पेंडिंग चल रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय फ्री बैठा है कि उसके पास इतने केस है नहीं, तो वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केस है, ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उन केसेस के ऊपर वो केस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंगाए जा सकते हैं। वो केस जो है वो जो पेंडिंग केस है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। ये कुछ शक्तियों की चर्चा हुई, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको 3 शक्तियां अपन चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या न्यायिक समीक्षा का नाम सुना है सब बच्चों ने? जिन्होंने पिछली बार रिट दी है उनके तो एग्जाम में क्वेश्चन था, एसएसटी देख लो चाहे जीके देख लो, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, इस शब्द को सुना है क्या? बताओ, न्यायिक समीक्षा। सबसे पहली बात बताऊं ज्योति जी, यह शब्द अमेरिका से लिया गया, या ये जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू, यह शब्द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका से इसे लिया हमने। अगली बात बताना, संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहां किया गया है बताओ? तो संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। अब बात समझना, बिल्कुल नहीं। जुडिशियल रिव्यू शब्द, ये जो न्यायिक समीक्षा शब्द है, इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है बच्चों। गांठ बांध के अच्छे से सुन लो, जो बच्चा ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना वो तो स्पष्ट सुन लो, क्योंकि ग्रेड में सेकंड ग्रेड में आ गया, हो सकता है इस बार रिट में तैयार मिले आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। अब आपको मैम शब्द नहीं लिखा हुआ, फिर ये कैसे शक्ति हो गई? तो बच्चों शब्द नहीं लिखा हुआ पर इस शब्द की व्याख्या तो कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। मतलब ये जो न्यायिक समीक्षा जो कार्य है वो कार्य तो कहीं लिखा होगा, शब्द ही तो नहीं लिखा। अब समझना, आपके यहाँ न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। राज्य व केंद्र, राज्य व केंद्र की कार्यपालिका, राज्य व केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका, राज्य और केंद्र की कार्यपालिका के आदेश या कानून, आदेश या कानून की संवैधानिक जांच, आदेश हो या कोई कानून हो तो उसकी संवैधानिक जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। मान लो आपके यहाँ जो आपकी सरकार है उसने कोई कानून लागू कर दिया, क्योंकि कानून लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी ना। कार्यपालिका, मान लो केंद्र में कोई कानून लागू हुआ या राज्य में कोई कानून लागू हुआ, अब वो कानून संवैधानिक रूप में सही है क्या? क्या वह संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं करता? क्या वो वैध है या नहीं है? इसकी जांच करेगा न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय, जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय। और अगर किसी कानून की संवैधानिक जांच करनी है तो हम उसे कहेंगे न्यायिक समीक्षा, ठीक है। क्या कहेंगे? न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा। ये बहुत ही व्यापक शक्ति है। अब कोई बात बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय को मना कर दे कि आप ये काम नहीं करेंगे, वो उस वक्त तो नहीं, परंतु न्यायिक समीक्षा में कभी भी सर्वोच्च न्यायालय को रोकने की कोशिश नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है,
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शक्ति है। क्या? बहुत ही व्यापक शक्ति है। कौन सी? न्यायिक और समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, व्यापक शक्ति। अब एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को, आपने गोलकनाथ विवाद का नाम सुना है या नहीं सुना? हाँ ना भरो फटाफट। गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, क्या इनके केसेस के नाम सुने आप लोगों ने? बताओ हाँ या ना। सूरज जी आप क्या कह रहे हैं? जिला न्यायालय को दीवानी कहते हैं? ना 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 ना, जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय स्टेट, राज्य, आप कह सकते हैं जिले स्तर के न्यायालय। गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद, ये क्या मुद्दे हैं? ये इन पर क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। तो ये जो निर्णय आए थे ना, ये क्या थे? ये न्यायिक समीक्षा थी, संविधान की न्यायिक समीक्षा थी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ना 99वें संविधान संशोधन 2014 के साथ में क्या हुआ था? बताओ जरा, जवाब दो मेरे प्रश्न का। 99वें संविधान संशोधन 2014 के साथ क्या हुआ? बोलो फटाफट। कोई बात नहीं भवानी जी, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ, कई विवाद है संविधान में, बहुत है। देखो बिल्कुल 99वें संविधान संशोधन 2014 का क्या हुआ था? याद है? इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया गया था। बिल्कुल मयंक जी सही पकड़े पॉइंट को। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तेज प्रताप जी हैं, रेणु जी हैं। ठीक है, 99वें संविधान संशोधन 2014 में एनजीएससी को लागू किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी न्यायिक समीक्षा की और न्यायिक समीक्षा करके उसको 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे बताओ 99वां एक संविधान संशोधन हुआ, वो संविधान संशोधन बना, लागू हुआ और लागू होने के बाद में न्यायालय ने उसकी समीक्षा की और उसको खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी पावर को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। बड़ी मेहनत से आपने कानून बनाया, बड़ी मेहनत से उसे लगे कानून को लागू करने में, और अगर उस कानून में कहीं भी संविधान का उल्लंघन है, कहीं भी उसमें असंवैधानिक बात है, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उसे खारिज कर देगा। बताओ क्या महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है? क्या सरकार इस शक्ति से डरती नहीं होगी? हाँ ना में जवाब दो। क्या सरकार इस शक्ति से डरती नहीं है? बिल्कुल डरती है इस शक्ति से। इसलिए वो पहले ही कोशिश करती है कि कोई ऐसा व्यवस्था या कोई ऐसी प्रावधान न करे जो असंवैधानिक हो, जो गलत हो, जिसमें जनता का हित नहीं हो। सतीश जी कहाँ थे आज? समझ में आया? आगे चले। अब ये न्यायिक समीक्षा थी। अब मुझे ये जवाब दो, जिन बच्चों ने इस शब्द को पहली बार सुना या जिन बच्चों ने इस शब्द को सुन रखा था, क्या आज उन्हें ये न्यायिक समीक्षा शब्द समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना, समझ में आया या नहीं आया? चलिए अगला एक शब्द और है, न्यायिक सक्रियता। अगला एक शब्द और क्या है? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, यह शब्द भी आपको मुख्य रूप में देखा जाए तो संविधान में कहीं नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। न्यायिक सक्रियता जो है भारत में अमेरिका से लाया गया। कहां से जोड़ा इसको? अमेरिका से जोड़ा। इसे लगभग भारत में 1970 के आसपास लाया। अब पता है इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब इसे भारत में लाने का श्रेय किसे दोगे तुम लोग? इस न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या, अभी समझाती हूं मैं। पहले ये देखो इसे भारत में लाने वाले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति में आपके न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर न्यायाधीश थे ये। एक आपकी दूसरे न्यायाधीश मिलते हैं न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी, ये तो बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, ये तो जो है वो पीएन भगवती जी तो बड़े ही फेमस रहे हैं। एक और व्यक्ति आप देख सकते हो ओ चिन्ना रेड्डी,
ठीक है, तो ये आपके 3 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में न्यायिक सक्रियता को लाने का श्रेय दिया जाता है। क्या है न्यायिक सक्रियता? अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब सरकार अपना दायित्व भूल जाए, जब सरकार निष्क्रिय हो जाए, जब सरकार कोई कार्य न करे, ठीक है, जब सरकार कोई कार्य न करे हाँ बिल्कुल, देखो जब सरकार अपने कार्य नहीं करे, जब सरकार निष्क्रिय हो जाए, ठीक है, जब सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय आगे आकर सरकार के कर्तव्यों को निभा सकती है। मतलब सीधी सी बात एक समझो, जब जनता को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रहता, लोकतंत्र का मतलब आपकी सरकार पे भरोसा नहीं होता, तब न्यायपालिका आगे आती है, ठीक है, तब न्यायपालिका आगे आती है। जब जनता को आजादी और अधिकार चाहिए, जब जनता को आजादी और अधिकार चाहिए, ठीक है, तब न्यायपालिका आगे आती है। अब इन सारी बातों से एक ही बात समझो, एक ही बात क्या समझनी है, जब सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही, जब सरकार से जनता दुखी हो जाती है, जब सरकार लोगों के अधिकारों का या आजादी का मतलब आजादी नहीं दे रही है या अधिकारों का हनन कर रही है, तब न्यायपालिका आगे आकर खुद सक्रिय होकर कार्य करती है और लोकतंत्र को साइड में कर देती है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो न्यायिक सक्रियता का मतलब इतना ले लो, अगर सरकार निष्क्रिय हो जाए, सरकार अगर निष्क्रिय हो जाए, सरकार निष्क्रिय हो जाए तो सरकार निष्क्रिय हो जाए तो आपके न्यायपालिका द्वारा सक्रिय होकर कार्य किया जाता है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना जवाब दो। किम चंद्रा जी, किम चंद्रा जी समझ में आया या नहीं आया? जवाब दें। चलिए अगला देखो, अगला देखो। अरे नहीं महंग जी, लॉकडाउन में नहीं पटक रखा है। अगला देखो, जनहित याचिका। इसका तो सबने नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका, जनहित याचिका। बिल्कुल 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 पूजा सैनी जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जनहित याचिका, पुनः समझो, इस शब्द से या इस शब्द को या इस प्रक्रिया को हम कहां से लाए? अमेरिका से लाए। इसे भारत में कब लाया गया? 1980 में लाया गया। वो 70 में पहले आ गया था और जनहित याचिका 1980 में बाद में आई। ठीक है, अगला तीसरा बिंदु, इसे लाने का श्रेय किसे देंगे? आपके एक तो है VR कृष्ण अय्यर और दूसरे व्यक्ति हैं आपके PN भगवती जी। दूसरे व्यक्ति कौन है? PN भगवती जी। अमेरिका से लाया गया, 1980 में आया। श्रेय PN भगवती को और VR कृष्णन जी को दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका? समझो, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का एकदम एंड पॉइंट है, सबसे लास्ट। ठीक है, जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या है ये? आप यूं समझो कि अगर यूं समझो कि यदि कहीं किसी सामूहिक रूप में बहुत से लोगों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, अब वो जो व्यक्ति है वो तो कानूनी प्रक्रिया जानते नहीं है या उन्हें पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उन व्यक्ति की जगह कोई अन्य व्यक्ति या संस्था जो है वो याचिका लगा सकता है, अपील कर सकता है, वो कहलाती है जनहित याचिका। एक बात समझना, फिर समझाती हूं। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है,
कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो पहले क्या था नियम, ध्यान रखना, पीएन भगवती ने इस बात को जोड़ के बहुत अच्छा किया। पहले क्या था, जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता, अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसे कंप्लेंट करनी होती, याचिका लगानी होती, तो उसको खुद उपस्थित होना पड़ता था। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसे अगर कंप्लेन करनी है, याचिका लगानी है, तो उसको खुद उपस्थित होना पड़ता था। अगर वो खुद नहीं आता था तो उसकी अपील फाइल नहीं होती थी। अब देखो क्या हो गया, अब जरूरी नहीं है पीड़ित व्यक्ति आए। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो रही है, संवैधानिक कह सकते हैं अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उस परिस्थिति में ठीक है ना, उस परिस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति या संस्था भी अपील कर सकती है। अन्य कोई व्यक्ति या संस्था भी अपील कर सकती है। अब अगर आपको लगता है कि आपने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे आपको लगा कि ये तो गलत है, आप कहीं गए और आपने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप मान लो कि एक सीधी सी एग्जांपल समझो, जैसे बाड़मेर है, जालोर है, आपका जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में अभी भी क्या जो भेदभाव है, जो जातियों को लेकर भेदभाव है वो बहुत है। और यहां तक कि उस गांव के जो पंच सरपंच है ना, वो भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। अब आप कहीं गए घूमने और आपने देखा कि उस गांव के लोगों के साथ में जो है वो अभी भी मतलब तुच्छ व्यवहार किया जा रहा है उन जातियों के साथ में, जबकि सरकार उन्हें या कह सकते हैं देश उन्हें समानता के अधिकार दे चुका है, उसके बावजूद उनके साथ गलत हो रहा है। तो वो व्यक्ति तो अपील कर नहीं रहे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को झेलती जा रही है। आप उन व्यक्तियों के बिहाफ पर अपील याचिका कर सकते हो, पर ध्यान रखना मुद्दा सामाजिक हित का होना चाहिए। उस मुद्दे में कहीं भी आपका पर्सनल हित नहीं होना चाहिए। यह है आपकी जनहित याचिका। सिंपल सा समझ लो, पीड़ित व्यक्ति खुद कंप्लेन करने नहीं जाता, उसकी जगह कोई और जा सकता है। जैसे अगर बड़े भाई को मान लो बड़े भाई को किसी ने पीट दिया, तो बड़े भाई तो नहीं जाएंगे पापा जी के सामने कि भाई पता नहीं क्या होगा, नहीं जाऊंगा। छोटा भाई याचिका लगा सकता है कि पापा जी आज बड़े भाई की पिटाई हुई है और इन अंकल ने पीटा है। अब फिर पापा जाने, पापा का काम जाने। तो जो छोटा भाई, अगर भाई खुद जाएगा पापा के पास कि भाई आज मेरी पिटाई हुई है, तो वो जनहित याचिका उस वक्त नहीं कह सकते। परंतु भाई की पिटाई हुई, भाई के साथ गलत हुआ, छोटे भाई जो है वो इसकी याचिका लेकर जा रहा है पिताजी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है ना। वो क्या हो गई, छोटा भाई क्या लेकर गया, जनहित याचिका, ठीक है, समझ में आया। हाँ विशु जी, मुझे पता है ऐसे कैसे पीट देगा, मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो चुका है। कुछ फैक्ट जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था भारत का 1950 में, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। आपके यहां आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है क्या, बताओ बच्चों। बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी नहीं बनी, ठीक है, कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। एक जज जरूर आपकी जो पहली बनी, मतलब यूं मान के चलो लगभग न्यायाधीश के पद पर, देखो मुख्य न्यायाधीश तो महिला कोई भी नहीं बनी, परंतु जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में आज तक, मैं आज किस तारीख की बात कर रही हूं, आज तक मैं किस तारीख की बात कर रही हूं, 1 जून 2020, क्योंकि ये वीडियो तो लंबे तक टाइम तक बना रहेगा ना, ठीक है ना। तो 1 जून 2020 तक आज तक कुल महिला जो है वो 8 न्यायाधीश बन चुकी हैं। कुल 8 महिलाएं जो है वो न्यायाधीश बन चुकी हैं। 8 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली थी आपकी फातिमा बीबी 1989 में, 1989 में, ठीक है, 1989 में वो बने थे। अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 8 आज तक बनी है, परंतु 8 बनी है, परंतु 3 महिला न्यायाधीश एक साथ जो है वो अभी हैं। 3 महिला, देखो आज की मैं परिस्थिति बताऊं 1 जून 2020 की, तो आज 3 महिला न्यायाधीश हैं। पहली है आपकी आर भानुमति जी, जो अभी जुलाई में रिटायर हो जाएंगी। आर भानुमति जी क्या होंगी, जुलाई में रिटायर हो जाएंगी, ध्यान रखना, इसी जुलाई में।
फिर दूसरी महिला आपकी इंदु मल्होत्रा, ठीक है, और तीसरी आपकी है इंदिरा बनर्जी। पहली आर भानुमति, दूसरी आपके इंदु मल्होत्रा जी और तीसरी इंदिरा बनर्जी, ठीक है, इंदिरा बनर्जी। आज की बात करती हूं तो आज 3 महिला न्यायाधीश आपके यहां 3 महिला न्यायाधीश काम कर रही हैं, ठीक है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हाँ पंकज, इंदु, इंदिरा, भानुमति 3 है। अभी जुलाई 2020 में तो आपके जो भानुमति जी है इनका कार्यकाल तो पूरा हो जाएगा, तो आगे जो है वो 2 इंदु और इंदिरा ही रहेंगी। बिल्कुल सही है अरविंद जी, बिल्कुल अरविंद जी आज वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और क्या चर्चा करनी है, बस इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर कभी भी एग्जाम देने जाओ तो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है एक बार उसको देख जाना, उसमें आपको पता चल जाएगा। आज 1 जून 2020 तक लगभग 32 न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश के सहित 32 न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो है वो कार्य कर रहे हैं, 32 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं।